जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। और रिवीजन करते रहिए, अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि अब सिलेबस मैथ में भी लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये फिजिक्स भी अब उसमें लेंस बाकी रह गया है। फिजिक्स भी कंप्लीट होने वाला है, एक चैप्टर। तो टास्क बढ़ते जा रहा है, उसको कंप्लीट करते चलिए ताकि आसान रहेगा। नहीं तो क्या होगा, अचानक बोझ बड़ा हो जाएगा, फिर उठा नहीं पाइएगा, फिर वहीं पे रिजल्ट ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए साथ में चलते चलिए, उसको कंप्लीट करते चलिए। ठीक, कोई ज़्यादा नहीं है, दिन भर में तो 1 घंटे का, आधे घंटे का 2 वीडियो डलती है, ज़्यादा टास्क हुआ नहीं। उस पर काम करिए, घर पे और सवाल बनाइए। कुछ एक्स्ट्रा बुक भी है, जैसे मैथ का कुछ एक्स्ट्रा बुक भी है, उससे भी सवाल बनाइए और प्रैक्टिस करना है तो। ठीक, चलिए चलते हैं यहाँ पे। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन पढ़े थे ना, अपवर्तन पढ़े थे पिछली क्लास में, हम लोगों ने अपवर्तन पढ़ा। अब पढ़ेंगे उसके अपवर्तनांक। अब क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक के बारे में। ठीक, क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। 9.3.1 क्या है? अपवर्तनांक के बारे में। अच्छा चलिए, अपवर्तन में ही एक पढ़ लीजिए। अपवर्तन में ही एक, जैसे देखिए, जैसे क्या होता है अपवर्तन में, जैसे कांच, जैसे एक चीज़ छूट गया था, जैसे कांच में अपवर्तन होगा तो क्या होगा? जैसे कांच में, तो जब कांच में से प्रवेश पढ़ाए थे कि कांच में जब प्रवेश करेगा तो उसकी दिशा बदलती है, और फिर कांच से फिर बाहर भी तो निकलेगा, तो उसका डायग्राम देख लीजिए। ठीक, 9.3.1 क्या है? कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। कांच के आयताकार आराम से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मिशन ही है उसको पढ़ना नहीं, बोझ नहीं बनाना, उसको सीखना है आसानी से। और वीडियो से एक फ़ायदा ये होती है कि आप वीडियो को एक बार में नहीं समझे, उसको दोबारा तिबारा आप देख करके उसको सीख सकते हैं। ठीक, तो कांच के आयताकार स्लैब, कांच के आयताकार स्लैब कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ठीक, कांच का आयताकार स्लैब से अपवर्तन। तो देखिए, जैसे ये कांच हुआ, ठीक, एक बड़ा सा कांच ले लिए, ऊपर हो जाएगा मीडियम, इसको कहेंगे माध्यम 1, इसमें आ जाएगा वायु अथवा निर्वात। ठीक, इधर से प्रकाश आएगा, इधर हो गया माध्यम 2, ये क्या हो गया? एक कांच हो गया। ठीक, अब फिर यहाँ पे निकलेगा, फिर यहाँ पे क्या है? वायु अथवा निर्वात, फिर यहाँ पे अलग माध्यम हो जाएगा। ठीक, इसको डायग्राम देखेंगे। ठीक, तो अपवर्तन पढ़े थे ना, जब प्रकाश की किरणें तिरछी होकर, जब प्रकाश की किरणें तिरछी होकर आती है, जब प्रकाश की किरणें क्या होता है? तिरछी होकर आती है। लिखिए, जब प्रकाश की किरणें तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? अपवर्तन। ठीक, अपवर्तन उसी से अपवर्तनांक हो जाएगा। देखिए, जैसे प्रकाश की किरणें कहाँ आई? प्रकाश की किरणें यहाँ आई। ठीक, तो इसे कहाँ चला जाना चाहिए था? इसे सीधा यहाँ चला आना चाहिए था, लेकिन क्या था संजोगवश यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसा कि पढ़ा अपवर्तन नियम में, ये अभिलंब बनाएगा, अभिलंब। ठीक, इसको कहेंगे n, इसको कहेंगे
एन डैश, यहाँ पे ओ हो गया, ठीक, ये हो गया ना। तो ये प्रकाश किधर जाना चाहिए, इधर से आती है तो इधर न जाना चाहिए, लेकिन इधर न जाकर के इधर क्या था, ऊपर क्या था, विरल माध्यम। पिछली क्लास में डिटेल से थोड़ा बताया, विरल, इधर हो गया विरल माध्यम, इधर क्या है, सघन है, सघन यानी सघन यानी घना घना है। तो जहाँ पे ज़्यादा घना घना रहेगा वहाँ पे आपकी चाल को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक। और वैसे प्रकाश की चाल कितना है, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे प्रकाश की चाल, चाल बराबर कितना है, 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। या इसी को ये भी कह सकता है 3 गुने 10 के पावर 8, अब किलोमीटर को मीटर में बदल देगा, मीटर पर सेकेंड। देखिए लाख में 5 गो शून्य होता है, अब मीटर में बदल दिए तो 3 गो शून्य, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 3 शून्य था ना भाई, बढ़ गया, तो 10 के पावर 8 हो गया, ठीक, 10 के पावर 8 हो गया, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया प्रकाश की चाल। इसको साइड में लिख लेंगे, ठीक। तो देखिए प्रकाश की किरण को जाना चाहिए इससे, लेकिन प्रकाश की किरण आ गया किधर, प्रकाश की किरण आ गया इधर, ठीक, इधर आ गया, तो फिर क्या होगा, इधर जब आ गया तब फिर क्या होगा, यहाँ पे अभिलंब बनाएगा, ये हो गया ओ, यहाँ पे हो जाएगा ओ डैश, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा एम, ये हो गया एम डैश, ये था एन, एन डैश, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक। तो ये हो गया एन, एन डैश, ये हो गया एम, एम डैश। देखिए तो जब यहाँ से जब सघन में घुसा, जब सघन में, तो वो अभिलंब, अभिलंब के करीब झुक गया, अभिलंब की तरफ झुक गया, लाइन जाना चाहिए था यहाँ से, लेकिन आगे यहाँ से इतनी, देखिए अभिलंब से ये लाइन कितने दूर था, लेकिन अभिलंब के करीब आ गया, जिस करीब आ गया, जब सघन में आया तो करीब आ गया। इसी तरह जब सघन से जब फिर विरल में जाएगा, तो देखिए इसी तरह इसको कैसे जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या है, अब सघन से क्या जा रहा है, फिर विरल में जा रहा है, विरल में जा रहा है ना, तो फिर ये दूर भागेगा, फिर ये दूर भाग जाएगा, ठीक, फिर ये दूर भाग गया। तो इसी को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक। तो कांच में देख लिया अपवर्तनांक कैसे होता है, समझ गए। चलिए हम इससे आगे चलते हैं। देखिए अपवर्तनांक जो होता है ना, अपवर्तनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि होता है। अपवर्तनांक जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक राशि होती है, ठीक, जिसका बहुत ही महत्व, जो प्रकाश, जो विभिन्न माध्यम में प्रकाश की अलग अलग चाल होती है ना, उससे तय होता है प्रकाश की अलग अलग चाल। जैसा कि मान लीजिए माध्यम एक में, मान लीजिए दो माध्यम है, ठीक, माध्यम एक में प्रकाश की चाल क्या है, v1 है, ठीक, और माध्यम यानी इसको माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितना है, ये v1 था, v2 है, ठीक। तो इन दोनों का अनुपात, ये अपवर्तनांक में क्या निकल जाता है, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, यानी v21 बराबर कितना हो जाएगा, v21 बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, इसको कहेंगे माध्यम एक में प्रकाश की चाल, बदले माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक।
माध्यम एक यानी V1 और ये हो गया V2, समझ गए। इसको क्या कहेंगे, माध्यम एक, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, माध्यम दो का जो है, माध्यम दो जो है सो माध्यम एक के सापेक्ष, ये क्या है, माध्यम जो है सो एक के सापेक्ष है, एक के सापेक्ष हो गया, ठीक। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसी प्रकार ये क्या हो गया, माध्यम, इसको कहेंगे माध्यम दो का, माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष क्या कहेंगे, माध्यम दो का, माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे, ठीक। इसी प्रकार V21 हो गया, अब V12 मतलब इसको क्या करेंगे, माध्यम दो में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम एक में प्रकाश की चाल, ठीक। इसमें क्या था, माध्यम एक बट्टे माध्यम दो, एक बट्टे दो, तो यहाँ पे क्या था, पहले दो नीचे वाला, पहले दो और एक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक दो है V12 यानी एक वाला जो है शुरू वाला एक, जैसे शुरू दो वाला नीचे में था, जैसे एक वाला नीचे में हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष, इसका क्या हो जाएगा, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। इतना लिखिए, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक। अब इसी में क्या होगा, ये एक एग्जाम्पल देख लिए, इसी प्रकार कहेगा, अगर वही माध्यम एक में, अगर माध्यम एक क्या हो जाए, अगर माध्यम एक वायु या निर्वात हो जाए, अगर माध्यम एक में क्या हो जाए, यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है, इसमें क्या है, कहेगा, अब देखिए माध्यम क्या था, माध्यम एक बटे दो, यहाँ पे क्या था, दो बटे एक, वही कहता है, अगर अब माध्यम एक कहता है, यदि माध्यम एक में वायु, माध्यम एक की जगह, माध्यम एक की जगह, वही ना, माध्यम एक क्या है, निर्वात या वायु, माध्यम एक क्या है, निर्वात, माध्यम एक में क्या दे दीजिएगा, निर्वात अथवा अगर वायु है, माध्यम एक में निर्वात या वायु है, और एक क्या है, माध्यम दो है, ठीक, वायु है, निर्वात या वायु है, तब माध्यम दो का अपवर्तनांक, तब माध्यम दो का अपवर्तनांक जो होगा, तब माध्यम दो का अपवर्तनांक, तब जो माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है,
ये नीचे वाला क्या होता है, इसके सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, सापेक्ष माना जाता है, निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। समझ गए? कहता है, यहाँ पे समझ गए थे। माध्यम 1 में एक प्रकाश की चाल, एक माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, तो 1/2 यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, यानी ऊपर वाले के सापेक्ष नीचे वाला। इसी तरह यहाँ पे माध्यम 2 ऊपर हो गया, 1 नीचे हो गया, ये क्या हो गया, माध्यम 2 के सापेक्ष 1, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। ठीक। और इसी तरह कहता है, यदि माध्यम 1 जो है ना, एक ऊपर वाला, अगर माध्यम 1 निर्वात या वायु अगर हो जाए, अगर वायु अथवा निर्वात हो जाए, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो है ना, सो निर्वात, वो जो निर्वात ऊपर माध्यम 1 क्या है, निर्वात, तो निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। ठीक। इसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक। इसको लिखा जाता है NM। इसको क्या लिखा जाता है, NM बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की, ऊपर में क्या जाएगा, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक। तो माध्यम 2 में क्या हो सकता है, माध्यम 1 में तो वायु हो गया, वायु अथवा निर्वात हो गया, 2 में क्या हो सकता है, माध्यम 2 में क्या हो सकता है, यहाँ पे कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, ये क्या और बहुत सारा चीज़ हो सकता है। जैसे आप चांद अति सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है। ठीक। इस तरह से होता है। तो ये लिख लिए, हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इसको कहेंगे C/V, इसको कहेंगे C/V। ठीक। वायु में प्रकाश की चाल को C कहेंगे, वायु में प्रकाश की चाल को C, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V। ठीक। इसको क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे, जब माध्यम 1 में निर्वात अथवा वायु हो जाएगा ना, माध्यम 1 की जगह क्या हो जाएगा, निर्वात अथवा वायु हो जाएगा ना, और दूसरी माध्यम जो है, तो तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो है वही निर्वात माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, नीचे वाला कभी भी क्या होता है, ऊपर वाले के सापेक्ष हो जाता है, ऊपर वाले के सापेक्ष हो जाता है, सापेक्ष माना जाता है ना। यहाँ भी क्या था, यहाँ भी 2 जो है माध्यम 2 का जो है माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है ना, 2 जो है 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। यहाँ पे क्या है, माध्यम 1 जो है सो माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। इसी तरह यहाँ पे माध्यम 2 जो है सो वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष हो जाएगा। ठीक। समझ गए, यानी नीचे वाला ऊपर वाले के सापेक्ष में चाल हो जाएगा। ठीक। तो जब यहाँ पे वायु अथवा निर्वात हो जाएगा तो इसको कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको C/V लिखा जाता है। ठीक। तो माध्यम ऊपर में हो गया वायु अथवा निर्वात, तो माध्यम 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांच हो सकता है, यहाँ पे जल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा है, हीरा हो सकता है, बहुत सारा चीज़ है। ठीक। अब क्या करेंगे, कुछ ये लिख लेंगे, मतलब किसका अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक। जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए पानी का अपवर्तनांक, जैसे पानी का अपवर्तनांक कितना होता है,
जैसे पानी का अपूर्णांक होता है 1.33, 1/33। इसका मतलब क्या हो गया, पानी का अपूर्णांक 1.33 है, इसका मतलब क्या हो गया, वायु में प्रकाश की चाल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये जो थी, इसका मतलब हो गया वायु में प्रकाश की चाल, अब बट्टे पे क्या हो जाएगा, ये जो पानी है ना, तो वही पानी अथवा जल भी इसको कहते हैं, जल, पानी में प्रकाश की चाल, समझे। पानी का अपवर्तनांक जैसे 1.33 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, जो कि आपको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या अगर मीटर में कहिएगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, बट्टे हो जाएगा पानी में प्रकाश की चाल, ठीक। अगर 1 मिनट बताइए, जैसे आप लोग मैथ बनाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, एक पानी का अपवर्तनांक अगर आपको निकालने के लिए कहे तो पानी का अपवर्तनांक बराबर क्या लिखिएगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। तो भाई साहब को पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है, प्रकाश की चाल आपको मालूम है, तो पानी में प्रकाश की चाल नहीं निकाल लीजिएगा। अगर आपको यहाँ से कहे पानी में प्रकाश की चाल निकालने, तो नहीं निकाल लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, पानी में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल बट्टे पानी का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देख लीजिए किसी चीज़ का जो है ना द्रव्यात्मक माध्यम, अब मान लीजिए जैसे हो गया द्रव्यात्मक माध्यम, ठीक। और इधर हो जाएगा आपका अपवर्तनांक, ठीक। कुछ वस्तु का हम लोग द्रव्यात्मक उसका अपवर्तनांक लिख लेते हैं, ठीक। जिसे हम सबसे पहले वायु का लिख लेंगे, वायु कहा जाता है 1.003 हो जाता है, ठीक। फिर क्या हो जाता है, बर्फ का जैसे बर्फ होता है ना, बर्फ इसका होता है 1.31 होता है, ठीक। सब पूछता है, ऑब्जेक्टिव आपको पूछ देगा, जैसे इसका ये हो गया, जल का हो जाएगा 1.33 हो जाता है, ठीक। जल का हो गया। एल्कोहल का लिख लीजिए, एल्कोहल का आपको हो जाएगा 1.36 हो जाएगा, 1.36 हो जाएगा, ठीक। किरोसिन का लिख लीजिए, किरोसिन का लिख लीजिए, कितना रहेगा 1.44 हो जाएगा, किरोसिन का 1.44 हो जाएगा। बेंजीन का लिख लीजिए, बेंजीन का कितना हो जाएगा 1.50 हो जाएगा, ठीक। ये सब थोड़ा 1-2 बार पढ़िएगा ना ध्यान दे के, तो लगभग याद हो जाएगा, ठीक। इसी तरह हीरा का लिख लीजिए, हीरा का पूछता ही है, हीरा का कितना हो जाएगा 2.42 हो जाएगा, ठीक। इतना इम्पोर्टेंट है, इसको याद करने का कोशिश करेंगे, बॉक्स बना लीजिए। देखिए वायु का सबसे कम 1.00, एक और 0.0003 को 0.3 होता है, यानी लगभग 1 हो गया, वायु का 1 के बराबर हो गया, ठीक। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद बर्फ का वायु से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बर्फ का 1.31। उसके बाद जल, बर्फ पिघलेगा तो जल बनेगा, जल का थोड़ा और ज़्यादा होगा 1.3 है ये है, और 1 को भी 1.33 हो जाएगा, ठीक। अब एल्कोहल देख लीजिए, ये भी तो एक तरह से पानी हुआ, उसी में बस थोड़ा नशा होता है एल्कोहल, तो 1.333 ये सब में 1.3, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 6, ये तीनों याद नहीं हो जाएगा। वायु का 1 ऑलरेडी याद हो जाएगा। बर्फ का 1.31, देखिए बर्फ, जल और एल्कोहल का एक साथ ही याद रखिएगा,
बर्फ जल एल्कोहल का एक साथ ही याद रखिएगा, ठीक। बर्फ का हो जाएगा 1.31, जल का भी 1.33 और एल्कोहल का 1.36, तीनों का एक साथ ही याद रखिएगा। केरोसिन का 1.3 के बाद आप क्या हो जाएगा 4 और फिर केरोसिन का, फिर बेंजीन का 1.4 के बाद 5 हो जाएगा 50। और हीरा का सबसे ज़्यादा हीरा का होता है 2.42, अब उससे ज़्यादा किसी का नहीं होता है, ठीक। कर लिए इस तरह से इतना अपवर्तांक चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, आपको अवतल लेंस उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। चलिए आज इतना ही पे ख़त्म करते हैं, ठीक। जय हिंद, नमस्कार सभी को। और इसको बार बार रिवीजन करिए, थोड़ा कुछ थोड़ा समझने का, याद करने की कोशिश करिए। इसको भी मैंने अच्छी तरह से बार बार समझाया है, ठीक। इसको समझने की कोशिश करिए। इस पर आपको सवाल दे सकता है, बता दिए आपको एक चीज़ दिया हुआ इतना बराबर इतना बटे इतना, तो यहाँ पे 1.33 हो जाएगा। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ हो जाएगा अगर मीटर में है तो, और बटे ये है तो ये पानी की में प्रकाश की चाल ना निकल जाएगा। पूछता नहीं है, मतलब एक तरह सवाल इस पर बन सकता है, ठीक। चलिए ठीक है।